1300 बरस पहले सुपर पावर उमवी सल्तनत की सरहदें शुमाली अफ्रीका से लेकर बलूचिस्तान के साहिल मकरान तक फैली हुई थी। इस उमवी सल्तनत के हमसाये में एक छोटी सी रियासत थी जिसे सिंध कहा जाता था। इस सुपर पावर उमवी सल्तनत के लिए ये रियासत गैर अहम थी और वो इसे मामूली सी रियासत समझते थे, मगर उमवियों का एक गवर्नर इसे गैर मामूली नहीं समझता था। इस गवर्नर ने अपने खजाने के मुंह सिंध की फतह के लिए खोल दिए। आखिर क्यों? क्योंकि सिंध उमैया खिलाफत की सल्तनत उमवी सल्तनत के मरकज दमिश्क से बहुत दूर पड़ता था, इसलिए वहां तक सप्लाई चेन और फौजियों को पहुंचाना बहुत मुश्किल था। मगर इस गवर्नर ने इस मुश्किल काम के लिए एक जवान सालार को ही क्यों चुना? और उस वक्त अरब और सिंध के हालात क्या थे? मैं हूं करम अली और आप देख रहे हैं बैटल ऑफ सीरीज बलूचिस्तान यूट्यूब चैनल के सीरीज जो कि 2 इक़सात पर मुश्तमिल है। 8वीं सदी यानी 700 ईस्वी और 800 ईस्वी के दरमियान ये वो दौर था जब रियासतों के रकबों पर आलमी कवानीन लागू नहीं होते थे। रियासतें अपने रकबे जोर और ताकत की बुनियाद पर हासिल करते थे। किसी छोटी रियासत जो कि किसी बड़ी रियासत के हमसाये में था, उसके पास सिर्फ 2 ही ऑप्शंस थे, या तो वो बड़ी रियासत के साथ इत्तेहाद कर ले या फिर एक बड़ी जंग के लिए तैयार रहे। तो 8वीं सदी ईस्वी में उमवी सल्तनत एक सुपर पावर का दर्जा हासिल कर चुकी थी। इसकी सरहदें मकरान तक फैली हुई थी और मकरान से ही सिंध की सरहदें शुरू होती थी। उमवी सल्तनत के पास एक ताकतवर फौज थी जो किसी भी वक्त किसी भी फौजी मुहिम के लिए तैयार रहती थी। सिंध का इलाका अरबों की फतवाहत के बिल्कुल शुरू से ही हमलों की जद में था। राजा दाहिर से पहले यहाँ पर 14 हमले हो चुके थे, मगर ये सिर्फ सरहदी झड़पें ही थीं। इसे हम किसी बड़ी लश्कर कशी या मुहिम जोई का हिस्सा नहीं कह सकते। इसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि अरब के हुक्मरान इतने दूर दराज इलाके में अपनी फौज ज़ाया करना या अपना पैसा ज़ाया करना नहीं चाहते थे, तो उन्होंने सिंध को फतह करने की कभी प्लानिंग ही नहीं की। इसलिए राजा दाहिर के पास मौका था कि वो उमवी खलीफा के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करे और उसका इत्तेहादी बनकर अपने दरबार में सुकून से रहे, मगर उसने इससे कुछ उल्टे ही काम किए। उसने एक अरबी जंगजू सरदार मोहम्मद अलाफी और उसके 500 साथियों जो कि उमवी के बिल्कुल खिलाफ थे, उनको अपने पास पनाह दे ली, जिसकी वजह से उमवी नाराज हो गए। मगर अब तक भी उमवियों ने सिंध पर हमला करने की कोई प्लानिंग नहीं की, क्योंकि उन्होंने इस बात को भी इतना सीरियस नहीं लिया। ये तो बात थी खलीफा की हद तक, यानी खलीफा के माइंड सेट तक। तर उमवियों का एक ऐसा गवर्नर था जो कि सिंध पर किसी भी सूरत में हमला करना चाहता था और उसने हमला किया और किसी की एक ना सुनी। वो थे इराक के गवर्नर हज्जाज बिन यूसुफ। और हज्जाज बिन यूसुफ के ज़ेरे एहतमाम ज़ेरे कंट्रोल जो इलाका था उसकी सरहदें सिंध के साथ भी लगती थीं। हज्जाज बिन यूसुफ एक महमजू इंसान थे। उनको अपनी ज़िंदगी में सिंध पर हमला करने के लिए एक भरपूर मौका मिला, जिसका उन्होंने भरपूर फ़ायदा उठाया। मशहूर है कि दीबल के बंदरगाह पर मैयत कौम के डाकुओं ने श्रीलंका से आने वाला जहाज़ लूट लिया। इस जहाज़ में श्रीलंका के बादशाह ने उमवी खलीफा के लिए तहाइफ भी भेजे थे। डाकुओं ने वहाँ की औरतों को भी ज़रकूब कर लिया और उन्हें दीबल के करीब किसी जेल में बंद कर दिया। वहाँ में से कुछ लोग बच के आए तो उन्होंने हज्जाज बिन यूसुफ को ये वाक़या सुनाया। हज्जाज बिन यूसुफ ने फ़ौरन राजा दाहिर को ख़त लिखा कि वो इस मामले को सेट करें, यानी हमारे कैदी हमें वापस दें, मुसलमान कैदी जो कि उमवी खिलाफत के ज़ेरे कंट्रोल असर में रहते हैं, और डाकुओं को सज़ा दे। तो राजा दाहिर ने इसका जवाब कुछ यूँ दिया कि वो तो मेरी भी नहीं सुनते, वो तो मेरे कंट्रोल में ही नहीं। सिर्फ ये इनकार था
के हज्जाज बिन यूसुफ ने हमला कर लिया। और मशहूर है, तारीखी मौरखीन ये भी बताते हैं कि इस वाक़े के पीछे राजा दाहिर का हाथ था। राजा दाहिर के हुक्म पर ही उन्होंने उम्वी खिलाफत की तरफ जाने वाला जहाज़ लूट लिया। इनमें कबीला बिन अजीज़ की एक औरत ने आह पुकार की, ए हज्जाज मेरी मदद को आ। और ये जैसे ही पुकार एक सफ़ीर ने हज्जाज बिन यूसुफ को बताई तो हज्जाज बिन यूसुफ ने कहा, हाज़ुर लब्बैक, मैं आ रहा हूँ। तो उन्होंने अपने सालार मोहम्मद बिन कासिम को अपने सिपाहियों के साथ सिंध पर हमला करने के लिए रवाना किया। ये तो थी सिंध पर हमला करने के पीछे अहम वाक़यात जो सिंध पर फ़ातेह सिंध का बायस बनी। अगले किस्म में हम आपको बताएंगे कि कैसे और किस तरह फतह सिंध हुई। अगर आप और इस तरह की वीडियोस जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये जनरल नॉलेज का प्लेलिस्ट देखना मत भूलिएगा। खुदा हाफिज़।